नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डी की में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 28 दिसंबर, जिसमें सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। यहां पर मैं 38 प्रश्न बताऊंगा जो कि आज पूछे गए हैं, जिसमें बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी और संस्कृत के आपको 38 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जो बच्चों द्वारा बताए गए प्रश्न हैं उन्हीं को हम बताएंगे, यहाँ पर बता रहे हैं। कुछ बच्चे कमेंट से करते हैं कि सर यहाँ प्रश्न पूछा गया था, यहाँ प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो मैं उन बच्चों से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि यदि आपका आज पेपर था तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो मैं हर बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है एक बार कमेंट से खोलकर देख लीजिएगा, शायद कोई बच्चा और भी प्रश्न बता दे। तो यहाँ पर जो बच्चों द्वारा प्रश्न बताए गए हैं उन्हीं को रखा गया है, हमारी तरफ से एक भी प्रश्न को नहीं जोड़ा गया है। तो आपको जो हम बताएंगे, जो प्रश्न आपको बता रहे हैं, जो टॉपिक आपको बता रहे हैं, उनसे संबंधित आप याद कर लीजिएगा प्रश्नों को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज का जो पेपर है वो किस प्रकार का था। तो देखिए, आज का जो पेपर था वो हलवा था, एक प्रकार का कह सकते हैं कि बहुत ही सरल प्रश्न था। यदि आपने 2 से 3 महीने भी तैयारी सीटेट की होगी तो आसानी से आप आज का पेपर क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न पूछे गए थे, तो आज का आप सरल प्रश्न मान सकते हैं, ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछे गए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए, आपने हिंदी और संस्कृत यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज यदि संस्कृत चुनी होगी तो आप सभी को पता होगा, जिन्होंने आज पेपर दिया है, लगभग 20 प्रश्न ऐसे थे जो कि हिंदी और संस्कृत के मिलते जुलते थे, यानी कि हिंदी को ही संस्कृत में कन्वर्ट करके वही प्रश्न को रख दिया गया था। तो यहाँ पर 20 प्रश्न ऐसे थे जो हिंदी में पूछे गए थे, वही संस्कृत में पूछे गए थे। यदि आज आपका पेपर था तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर झूठ, यानी बच्चों द्वारा ये बताया गया है कि 20 प्रश्न सर ऐसे थे कि जो हिंदी और संस्कृत में सेम पूछे गए थे। एक समान प्रश्न पूछे गए थे, वो हिंदी में थे और ये संस्कृत में। लगभग 20 प्रश्न ऐसे थे। यदि आपका आज एग्जाम है तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। यहाँ पर ईवीएस की हम बात करें तो ईवीएस में आज एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न पूछे गए थे। सारे के सारे एनसीईआरटी की बुक से ही प्रश्न पूछे गए थे। तो एनसीईआरटी आपको सारा कवर कर लेना है, सभी टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ के जाइएगा यदि आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि वो कौन सा पक्षी है जो कि एक ही झटके में अपनी गर्दन को आगे और पीछे करता है। तो वहाँ पक्षी कौन सा होगा? मैना। याद रखिएगा, वहाँ पक्षी मैना है जो कि एक ही झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। और जो गोल घुमा लेता है, आगे से पीछे की ओर घुमा लेता है, वहाँ पक्षी कौन होगा? उल्लू होगा। इस प्रकार का प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कुछ समय पहले, यानी कि 3-4 दिन पहले, जब राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। उसी समय मैंने 40 राष्ट्रीय उद्यान आपको बताए थे, प्रश्न के तौर पर वो वीडियो रखा गया था। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिन्हें देखा होगा वो गलत नहीं करके आए होंगे। वैसे सभी को पता होगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। पुराना नाम क्या है? तो इसका जो पुराना नाम है वो हेली राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ क्योंकि यहाँ प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। क्यों हुई थी? तो इसकी स्थापना विलुप्त होने वाले बंगाल बाघ की रक्षा के लिए इसको स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1936 में। और इसे सबसे पहले हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड नहीं दे, नैनीताल दे कि कौन से जिले में है, तो ये नैनीताल जिले में स्थित है। तो इसके बारे में आपको छोटी सी जानकारी दी गई है और ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के बारे में आज पूछा गया था। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये तीनों ही तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिन बच्चों को ये लग रहा है कि यह प्रश्न नहीं पूछे गए थे, उनसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न आप कमेंट्स के माध्यम से बता दें, ताकि बच्चों को पता चल सके कि किस प्रकार के और भी प्रश्न पूछे गए। और यदि यही प्रश्न पूछे गए हैं और दूसरे प्रश्न आपको याद आ रहे हैं तो वो भी आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था होती है। जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है वो कौन सी होती है? वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि गर्भावस्था कौन सी अवस्था होती है, तो गर्भ अवस्था जो होती है, गर्भधारण से जन्म तक की जो अवस्था होती है उसे गर्भावस्था कहते हैं। सामान्य वर्गीकरण में आपको बता रहा हूँ, शेष अवस्था की अवस्था कितनी होती है? 0 से 6 वर्ष तक की होती हैं। बाल्यावस्था की अवस्था कितनी होती है? 7 से 12 वर्ष तक की होती हैं। किशोर अवस्था की हम बात करें 13 से 18 होती हैं। और प्रौढ़ावस्था की हम बात करें तो 19 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था होती है। सामान्य वर्गीकरण है। लेकिन डायरेक्ट यदि आपसे पूछा जाए कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है। और यदि पूछे कि
12 से 14 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है, तो उत्तर बाल्यावस्था होती है। 14 से 16 वर्ष तक की अवस्था पूर्व किशोरावस्था होती है। 16 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है मध्य किशोरावस्था होती है। और 18 से जो 20 वर्ष की अवस्था होती है उत्तर किशोरावस्था होती है। कोल के अनुसार आज प्रश्न पूछा गया था। ये जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था है कोल के अनुसार पूछा गया था, जो कि पूर्व बाल्यावस्था होगा। तो जितने भी मैंने अवस्थाएं बताई हैं ये आप जो बाल विकास की बुक है उसमें अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मौखिक बता दिया है जिसमें आपको ज़्यादातर समझ नहीं आया होगा। आपके पास बाल विकास की बुक है उसमें सारी अवस्था दे रखी, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, टोटल 170 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित यदि एग्जाम में प्रश्न पूछा गया तो एक भी बाहर नहीं जाएगा 170 प्रश्नों में। तो एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। ब्रेल लिपि से भी आज प्रश्न पूछा गया था, जैसा कि पहले भी पूछा जा चुका है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ब्रेल लिपि। आज मधुमक्खी से पूछा गया था प्रश्न, जो मधुमक्खी पालन करने का जो समय होता है, जो अच्छा समय होता है, वो कब से कब तक का होता है, तो ये अक्टूबर से दिसंबर तक का समय होता है मधुमक्खी पालन करने का। एक प्रश्न भाषा अर्जन से संबंधित पूछा गया था कि भाषा अर्जन का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये चोम्स्की के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा गया था कि एक शिक्षक बच्चों को टेप रिकॉर्डर सुना कर पढ़ा रहा है, तो वहाँ किस कौशल का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहाँ सुनने के कौशल का इस्तेमाल कर रहा है। यदि एक शिक्षक बच्चों को टेप रिकॉर्डर सुना रहा है तो वो किस कौशल का इस्तेमाल करेगा, सुनने का इस्तेमाल करेगा। देखिए एक प्रश्न मुझे क्लियर नहीं है, एक प्रश्न लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के घरों के बारे में पूछा गया था और उसमें आपसे पूछा गया था कि इनमें से भिन्न क्या है। यहाँ पर कुछ विकल्प आपको दे दिए होंगे, जैसे राजस्थान के घर, मिट्टी के घर, पत्थर के घर। इस प्रकार से एक आपको जो मिलान करने वाला जो प्रश्न होता है, इस प्रकार का प्रश्न दिया होगा और उसमें कौन सा भिन्न है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर एक और प्रश्न आपसे पूछा गया था गणित में कि 1 में जो एन है वो किस प्रकार का कोण है। यहाँ पर जो ये एन है, यहाँ पर जो एन दिया गया है ये किस प्रकार का कोण है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, न्यून कोण। याद रखिएगा एन एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण यदि विकल्प में होगा तो आपका सही होगा। फिर से आज जिन प्याजे और वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। साथ में जो असम के घरों की विशेषता और लेह लद्दाख की घरों की विशेषता पूछी गई थी। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि एक वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें आपको पौधे से संबंधित जितने भी पौधे हैं, जितने भी घर हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी उनके घोंसले हैं, सभी मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। आपको एक ही बार में सारा समझ में आ जाएगा। यदि आपसे विशेषता पूछे, उन पक्षियों के बारे में पूछे, पेड़ों के बारे में पूछे, उनके घोंसले के बारे में पूछे, आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे आपने यदि वो वीडियो देख लिया तो। यहाँ पर देखिए मैथ्स में एक प्रश्न पूछा गया था, इसको हम हल भी करके बताएंगे। आपका घर X और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आप पहले बिंदु से 800 मीटर पूर्व दिशा में चलते हैं और फिर मुड़कर आप उत्तर दिशा में 300 मीटर चलते हैं और फिर आप 150 मीटर पश्चिम में चलते हैं और फिर उत्तर में 100 मीटर चलते हैं। तो आपको x के सापेक्ष y की स्थिति बताना है, तो इसको सोल्व कर कर भी हम बताते हैं। उत्तर आपका दक्षिण से पश्चिम होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर कहाँ पर है, दक्षिण कहाँ पर है, पूर्व पश्चिम कहाँ पर है। तो इस प्रकार का एक चित्र आप बना सकते हैं जब भी आप इस प्रकार का प्रश्न देखें। तो यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, सबसे नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, यहाँ पर पूर्व होता है और यहाँ पर पश्चिम होता है। इस प्रकार का आप चित्र बनाएंगे तो आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक बिंदु हम बनाएंगे। ये 800 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो पूर्व दिशा हमारे इधर है, तो हम पूर्व दिशा में 800 मीटर यहाँ पर लिख लेते हैं। 800 मीटर चला, उसके बाद में फिर मुड़ा और उत्तर दिशा में 300 मीटर चला। तो उत्तर दिशा कहाँ पर है, हमारी ऊपर है। कितना चला, 300 मीटर। तो यहाँ पर हम 300 मीटर लिख लेते हैं और फिर आप 150 मीटर पश्चिम में चलते हैं। कितना चला फिर पश्चिम में, पश्चिम में किधर है, यहाँ पर। तो 300 मीटर 150 मीटर हम यहाँ पर पश्चिम में चला लेते हैं, तो 150 मीटर यहाँ पर चल दिया। उसके बाद फिर उत्तर में चला, उत्तर कहाँ पर है, ऊपर है। तो यहाँ पर उत्तर कितना चला, 100 मीटर। तो 100 मीटर हम इतना मान लेते हैं, एक अनुमानित मान रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 100 मीटर हमने लिख लिया। यहाँ पर अब देखिए x के सापेक्ष y की स्थिति यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर ये x है और ये y है, तो यहाँ पर x और y की सापेक्ष स्थिति हमें बताना है। तो यहाँ पर जो एंगल दिख रहा है ये किस प्रकार का दिख रहा है, यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे तो इस प्रकार का एंगल दिख रहा है, यानी कि दक्षिण से पश्चिम। दक्षिण से पश्चिम आपका सही आंसर होगा। x के सापेक्ष y की जो स्थिति होगी वो दक्षिण से पश्चिम होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका दक्षिण से पश्चिम होगा।
एक और प्रश्न पूछा गया था कि एक बालक 2 लीटर पानी को बांटता है। यहाँ पर देखिए जो वस्तु है वो कुछ भी हो सकती, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्रश्न यही पूछा गया था कि एक बालक है जिसके पास 2 लीटर पानी को, उसके पास 2 लीटर पानी है जिसको वो बांट देता है, जिसमें एक बर्तन में 1/4 पानी को डालता है, दूसरे बर्तन में 1/5 पानी को डालता है और तीसरा जो बर्तन है उसमें 1/2 पानी को डालता है। यानी कि 2 लीटर पानी को वो 1/4 भाग में, 1/5 भाग में, 1/2 भाग में बांट देता है। उसके बाद उसके पास कितना जो पानी है वो बचा, ये आपको इस प्रश्न में बताना था गणित के। तो यहाँ पर देखिए 2 लीटर पानी है, तो हम 2 लीटर पानी को सबसे पहले तो ग्राम में परिवर्तित कर लेते हैं। तो 2 लीटर पानी को हम ग्राम में कैसे परिवर्तित करेंगे, 1000 ग्राम का हम 2 लीटर में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 2000 ग्राम। याद रखिएगा पानी कितना है ग्राम में, 2000 ग्राम पानी है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1/4 पानी को हम निकाल लेते हैं 2000 ग्राम से। तो 2000 ग्राम से हमने 1/4 पानी को निकाला तो कितना बचा, 4 दूनी 8, 4 यहाँ पर आप देखेंगे तो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ 500 ग्राम। कितना पानी निकल गया, 500 ग्राम। हमारे पास कितना बचा, 2000 में से 500 ग्राम यदि हम घटाते हैं तो 1500 ग्राम। अब 1500 ग्राम में फिर 1/5 पानी को निकाल दिया गया, तो 1/5 हम 1500 में निकाल देंगे तो ये कितना बचेगा, 5 3 15 यानी कि 300 ग्राम फिर निकाल दिया पानी। फिर हमारे पास कितना बचा, 1200 ग्राम। यहाँ पर आपको यहाँ तक आपको याद रखना है, मैं क्योंकि इसको हटा रहा हूँ। हमारे पास कितना बचा, 1200 ग्राम पानी बचा और फिर 1200 ग्राम में से 1/2 पानी को निकाल दिया गया, तो 1/2 यहाँ पर निकालेंगे तो ये कितना होगा, 600 ग्राम। 600 ग्राम पानी फिर निकाल दिया। अब हमारे पास कितना शेष बचा, 600 ग्राम। यदि ग्राम में प्रश्न पूछा होगा तो आपका 600 ग्राम राइट आंसर होगा। तो 600 ग्राम यहाँ पर आपका एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। चलिए, एक प्रश्न आयत से पूछा गया था कि एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। उसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर का वर्ग काटा गया है, तब पहले के आयत का और बाद के आयत का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्षेत्रफल पूछा गया था, परिमाप पूछा गया था, ये क्लियर नहीं है। तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पर नहीं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया था या फिर परिमाप पूछा गया था, इसका मुझे पता नहीं है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। एक प्रश्न और गणित में पूछा गया था कि एक बालक के पास 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, 2 रुपये के 2 सिक्के हैं और 10 रुपये का 1 सिक्का है, तो 14 रुपये में कितने सिक्के देगा। यानी कि सकते हैं इसको इस प्रकार से समझिए, मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूं। 14 रुपये आपको बांटना है। कितने रुपये बांटना है, 14 रुपये, जिसमें आपका 10 रुपये का आपके पास 1 सिक्का है, 2 रुपये के 2 सिक्के हैं और 1 रुपये के 3 सिक्के। लेकिन बांटना आपको क्या है, तीनों में से है। तो आप कितना सामने वाले को देंगे कि उसके पास 14 रुपये हो जाए। टोटल आप देखेंगे तो आपके पास 17 रुपये हो रहे हैं, लेकिन आपको देना कितने हैं, 14 रुपये देना है। तो एक आप 10 रुपये का सिक्का दे देंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, एक 10 रुपये का सिक्का दे देंगे, एक 2 रुपये का सिक्का दे देंगे और जो 1 रुपये का सिक्का है वो कितना देंगे आप, 2 देंगे, क्योंकि 10 और 2 12 होंगे और 2 सिक्के आप 1-1 रुपये के देंगे तो टोटल कितना होगा, 14 होगा। तो 10 रुपये का एक सिक्का दिया आपने और 2 रुपये का 1 सिक्का दिया और 1 रुपये के 2 सिक्के दिए, तो 2 3 4। यदि सिक्का पूछा तो आपका 4 सिक्का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए, एक प्रश्न और मैथ से में पूछा गया था आपसे कि 40 पद चिन्ह जिराफ के हैं, 12 पद चिन्ह बतख के हैं और 20 पद चिन्ह खरगोश के हैं, तो बताइए कितने जानवर। यहाँ पर देखिए जो पैर हैं उनकी संख्या दी गई है, तो यहाँ पर किस प्रकार से आप हल करेंगे। 40 जिराफ दिए हुए हैं, 40 जो पैर हैं वो जिराफ के हैं, तो जो पैर जिराफ के होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो आप इससे 4 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 जिराफ होंगे। 12 पद चिन्ह बतख के होते हैं, तो बतख के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 12 में आप 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, 6 बतख होगा। और यहाँ पर खरगोश की हम बात करें तो खरगोश के कितने पैर होते हैं, तो खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो 20/4 करेंगे तो यहाँ पर कितना आपका निकल के आएगा, 5। तो 10, 6 और 5 को हम यदि जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21। तो जानवर की संख्या कितनी थी आपकी, 21 थी। चलिए, यहाँ पर देखिए गणित की प्रकृति कैसी नहीं होती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। 4 विकल्प हमें नहीं देखने को मिले। गणित की प्रकृति कैसी होती है, यदि ये पूछा जाता तो याद रखिएगा वो कैसी होती है, अमूर्त होती है। गणित की प्रकृति अमूर्त होती है। आज दिशा से संबंधित प्रश्न देखने को मिला। समानार्थी शब्द पूछा गया था।
और यहाँ पर देखिए गद्यांश की हम बात करें हिंदी में, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा हिंट मुझे दी गई थी कि गद्यांश में जो भगत सिंह द्वारा लिखी गई आखिरी चिट्ठी है, अब वो कौन सी चिट्ठी है इसके बारे में मुझे नहीं पता है। भगत सिंह द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई थी, उसका एक गद्यांश पूछा गया था। यदि ये सही है तो आप सही जानकारी हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि इस प्रकार का गद्यांश से पूछा गया था या फिर नहीं। उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, उन्होंने चिट्ठी कब लिखी, उन्हें कपड़े कब मिले थे, और एक भिन्न शब्द पूछा गया था जिसमें कुछ उर्दू के शब्द थे और कुछ हिंदी के थे, उसमें भिन्न शब्द आपको पहचानना था। इस प्रकार का गद्यांश दिया हुआ था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, संस्कृत और हिंदी दोनों के जो प्रश्न हैं वो सेम प्रश्न, समान प्रश्न 20 प्रश्न ऐसे थे जो हिंदी में भी पूछे गए थे और संस्कृत में भी पूछे गए थे। देखिए मिर्ची कहाँ से आई, यहाँ प्रश्न बच्चों द्वारा बताया गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पूछा गया था। यदि पूछा गया है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। यह दक्षिण अमेरिका से आई थी मिर्ची। चलिए, इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यह प्रश्न किस प्रकार का पूछा गया था। यदि इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। 16 और 17 का योग 33 है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार का प्रश्न आज पूछा गया था, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं है कि ये प्रश्न पूरा है या फिर अधूरा है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि यहाँ प्रश्न पूछा गया था। यदि पूछा गया था तो किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। चोम्स्की से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, आज हिंदी में भी देखने को मिला और बाल विकास में भी देखने को मिला। टेपियोका से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। गार्डनर से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। हाथी से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैं लिंक दूं आपको डिस्क्रिप्शन में, वो सभी एक एक करके देख लीजिएगा। सभी के सभी वीडियो जो पूछे गए हैं, अभी तक जो पूछ रहे हैं, उन्हीं से संबंधित जो लिंक है वीडियो की, वही मैं आपको दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर आधारित है, यह प्रश्न पूछा गया था। कोविड-19 की महामारी के संदर्भ में पूछा गया था कि आप बच्चों को जागरूक कैसे करेंगे कोविड-19 महामारी के संदर्भ में। तो 4 विकल्प देखकर ही आप आंसर को पता कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारी जानकारी होती है, जिसके माध्यम से आप कोविड-19 महामारी के संदर्भ में बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित आज प्रश्न पूछा गया था। एनसीएफ 2005 से संबंधित आज प्रश्न देखने को मिला। डेली आपको एनसीएफ 2005 से प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ में ट्रेन वाला प्रश्न भी आज पूछा गया था। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक, जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, जो बच्चों के द्वारा बताए गए प्रश्न हैं वहीं बताए गए हैं। जो प्रश्न आपको आते हैं और इस वीडियो में नहीं दिखाया गया है, उसको आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि सर यहाँ प्रश्न भी पूछा गया था। सभी बच्चों से अनुरोध है कि एक बार हमारा जो कमेंट्स का जो बॉक्स होता है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि और भी जो प्रश्न पूछे गए थे वो किस प्रकार के पूछे गए थे। ये मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जिन बच्चों को पता हो तो ये आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और जो डेली हम आपके लिए जो वीडियो लाते हैं वो फर्स्ट शिफ्ट के भी लाते हैं और सेकंड शिफ्ट के भी लाते हैं। सेकंड शिफ्ट का जो वीडियो आता है वो 7 से 8 बजे के बीच में आता है, वो वीडियो आप नहीं देखते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर जिनका भी बचा हुआ है वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको टॉपिक बताए जाते हैं कि किस प्रकार से किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।